तो देखो यहाँ ना, जैसे ही तुम इंस्टॉल करोगे ना जेडीके को, जैसे मेरे कंप्यूटर में इस वक्त लेटेस्ट वाला ही जे इसके अंदर भी जेडीके 23 अवेलेबल है। ठीक है, डाउनलोड कर सकता हूँ यहाँ पे जाके। इस पे क्लिक कर देना, इंस्टॉलर पे क्लिक किया था और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देने का। इंस्टॉल करने के बाद ना मेरे सिस्टम पर यहाँ पे सी के अंदर तुम जाओगे, सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में जावा करके एक फोल्डर बन जाएगा। कोई अलग डायरेक्टरी में इंस्टॉल नहीं करने का, सी में ही कर लेने का सबसे बेस्ट। फिर देखो यहाँ पे जेडीके 23 लिख के आ गया, इसके अंदर जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर जब रेज्यूम फिर यहाँ पे जाने के बाद, ठीक है, बिन पे क्लिक करना है। ठीक है, बिन पे क्लिक करने के बाद ना तुम यहाँ पे ना तुमको ना कहीं देखो जावा सी दिख जाएगा। तुम्हें करना कुछ नहीं है। देखो बाय डिफॉल्ट अगर मैं ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, ठीक है, और कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं जावा सी लिखूंगा और इंटर मारता हूँ तो ऐसा एरर आता है। अगर यहाँ पे इंस्टॉल रहेगा ना तो ऑटोमेटिकली भलता भलता ऐसे लिख के आ जाएगा। सिंस हमारे में नहीं है सेट, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसको सेट करने के लिए ये वाला जो पाथ है ना, इसको ऐसे कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी किया। फिर उसके बाद ना दिस पीसी में जाओ, राइट क्लिक करके ना शो प्रॉपर्टीज में चले जाने का। प्रॉपर्टीज में जाने के बजाय मुझे लगता है कि एक सेकंड, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, शो मोर प्रॉपर्टीज। फिर ये वाला प्रॉपर्टी में इन्वायरमेंटल वेरिएबल हम सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, रुको। एडवांस सिस्टम सेटिंग, यहाँ पे जाने के बाद ना इन्वायरमेंटल वेरिएबल। फिर यहाँ पे जाने के बाद तुमको ना ये पाथ दिख रहा है, ये जो पाथ है ना, ये क्या तो नया पाथ बनाओ या तो इसी के अंदर एडिट करो इस तरह से। और यहाँ पे देखो ये हम इतना सारा खुल गया, अब न्यू पे क्लिक करो और जो तुमने वो कॉपी किया था उसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट मार दो और फिर ओके पे क्लिक करो। फिर ओके पे क्लिक करो, ये भी ओके पे क्लिक करो। इसको बंद कर दो अगर बंद करना है तो। फिर से एक बार कमांड प्रॉम्प्ट को चालू करते हैं हम। ऑलरेडी ओपन है वैसे कमांड प्रॉम्प्ट। फिर से मैं यहाँ पे चेक करता हूँ जावा सी। ठीक है, तो एक बार इसको बंद करके वापस से चालू करते हैं। अगर सेट रहेगा तो वो आ जाएगा लिखकर, नहीं सेट रहेगा तो नहीं आएगा। ये देखो, तो बंद करके अब चालू किया तो हो गया सेटअप, राइट ना। चलो ये करने के बाद हम ना एक पर्टिकुलर फोल्डर पे ही काम करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैं डी के अंदर एक फोल्डर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं नया फोल्डर बनाता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ जावा प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है जावा प्रैक्टिस ऑलरेडी है यहाँ पे। तो लेट मी चेक किधर है जावा प्रैक्टिस। ऊपर ही गया, जावा जावा प्रैक्टिस। या तो एक काम करता हूँ, हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं, उसका नाम जावा प्रोग्राम लिख देते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं जावा अंडरस्कोर प्रोग्राम। ठीक है, इस तरह से। तो अब हमको क्या करना है, वो जो अपना कमांड प्रॉम्प्ट है ना, उसके अंदर इसी वाले फोल्डर पे पहुंच जाना है। तो डी के अंदर जाना है, चेन डायरेक्टरी जावा प्रैक्टिस में जावा अंडरस्कोर प्रोग्राम। ठीक है, और इंटर कर देना। मैं वहां पर पहुंच गया। ठीक है, इस तरह से। तो इतना याद रहेगा। अब हम लोग मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली जावा के अंदर क्या क्या चीज़ है, तो बेसिकली इतनी सारी चीज़ है। अगर हमने ये सारी चीज़ कवर कर ली और अच्छे से कर ली तो इसका मतलब हमें जावा आ चुका है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट पे काम करना है तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, resume। तो सबसे पहले ना बेसिक में जाते हैं। बेसिक के अंदर अब देखो क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो यार हिस्ट्री ऑफ जावा। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ जावा में तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं तुमको एक ऑलरेडी बात आज बता चुका हूँ कि उसकी ओवरऑल हिस्ट्री क्या है, कि 1990s में देखो जब उन्होंने ये जेम्स गॉसलिंग और उसकी टीम ने स्टार्ट किया था इस प्रोजेक्ट पे काम करने का। इसको ग्रीन प्रोजेक्ट बोला जाता है। सारी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है, तो हिस्ट्री में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट आगे बढ़ जाते हैं। बस इतना याद रखना है कि मई 1995 में इन लोग ने स्टार्ट कर दिया था जावा, राइट में। इसको भी बंद करते हैं। फिर इसके बाद आखिर क्या डिफरेंस है जावा में और बोलते हैं ना सी प्लस प्लस में, दोनों में क्या फ़र्क है। वही जो सी प्लस प्लस अगर तुमने यूज़ किया होगा तो तुम्हें फ़र्क आसानी से पता चल जाएगा कि दोनों एग्जैक्टली सेम ही है। बस फ़र्क इतना है कि बहुत सारे जो डिफ़िकल्टीज थी सी प्लस प्लस के अंदर वो रिमूव कर दी गई है। जैसे कि जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर।
सी प्लस प्लस में लगातार पॉइंटर का कंसेप्ट आया और पॉइंटर बहुत ही ट्रिकी और डिफिकल्ट हो जाते हैं कभी कहीं यूज़ करना। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। 5 टाइप के इनहेरिटेंस थे सी प्लस प्लस के अंदर, जिसमें से एक मल्टीपल था। आम भाषा में 2 बाप 1 बेटा। तो ये कंसेप्ट ही अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, रियल वर्ल्ड में तो छोड़ो, यहाँ पे भी कॉम्प्लिकेटेड था। तो उन लोगों ने क्या किया, इस कंसेप्ट को भी हटा दिया, क्योंकि मल्टीपल हट गया तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी हट गया। तो बेसिकली जावा 3 ही टाइप के सपोर्ट करता है इनहेरिटेंस। हावेवर, तुम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हो जावा में भी, पर बहुत ही सेफेस्ट तरीके से, जो आगे चल के हम लोग सीखेंगे। जावा में ना बाय डिफॉल्ट मेंबर फंक्शन आर वर्चुअल, जबकि सी प्लस प्लस के अंदर ऐसा नहीं था, है ना। इफ यू वांट टू क्रिएट वर्चुअल मेथड यू नीड टू यूज वर्चुअल कीवर्ड। अगर याद होगा तो वर्चुअल यूज करते थे मेथड ओवर राइडिंग के लिए, जब पेरेंट्स का और चाइल्ड के क्लास के पास सेम सेम फंक्शंस हो, तो उस केस, और अगर पेरेंट चाहे बच्चे का एक्सेस करना सेम फंक्शन को, तो उस केस में वर्चुअल यूज करना पड़ता था। जावा में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वर्चुअल वर्चुअल यूज करने की, वो बाय डिफॉल्ट रहता है। C++ has only implementation inheritance, whereas Java has, देखो C++ के साथ सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस है, पर जावा थोड़ा सा एक कदम आगे, उसके पास इंटरफेसेस भी है। ठीक है, यानी कि तुम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इंटरफेस में भी अचीव कर सकते हो। ये इंटरफेस क्या होते हैं ये आगे चल के आप हम जानेंगे। जावा ना डिस्ट्रक्टर सपोर्ट नहीं करता, जबकि C++ करता है। डिस्ट्रक्टर तुम्हें याद होगा कि जब भी प्रोग्राम बंद होने वाला होता था, तो उस टाइम पर ऑटोमेटिकली सारी मेमोरी को रिलीज करना होता था। जैसे डेटाबेस का कनेक्शन खुला है तो बंद कर दो, नेटवर्क ओपन है तो बंद कर दो। जावा में सारी चीज बाय डिफॉल्ट है, तो ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं, वो खुद हैंडल कर लेगा। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन बोलते हैं वैसे उसको। ऑल द कोड इन जावा प्रोग्राम इज इनकैप्सुलेटेड विद इन अ क्लास, यानी कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यानी उसके अंदर प्योर क्लास कंसेप्ट है, और सारी की सारी चीज इसमें इनकैप्सुलेटेड है। सी प्लस प्लस की जबकि उस केस में ऐसा नहीं था, तुम्हें मेमोरी मैनेजमेंट का ख्याल तुम्हें खुद रखना होता था। अगर तुम्हें याद होगा तो अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें न्यू और स्टार ये सब का यूज करना पड़ता है। इन सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड ऑन स्टैक एज वेल एज हीप। ठीक है, स्टैक और हीप एक मेमोरी के कंसेप्ट है। ठीक है, स्टैक का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हीप का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सॉरी, इसमें फर्स्ट इन लास्ट आउट है, और इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ये एक टनल का काम करता है। जबकि जावा में बाय डिफॉल्ट हीप का ही कंसेप्ट है, वो बाय डिफॉल्ट यही सपोर्ट करता है। लेट बाय यानी डायनेमिक रन टाइम इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। ये भी क्या होता है हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो देख लेंगे। सी प्लस प्लस में मेन फंक्शन जो होता था वो इस तरह से लिखा जाता था, राइट ना, लेकिन जावा में इस तरह से लिखा जाता है। देखने में मुश्किल लगता है, पर जैसे जैसे काम करेंगे आसान लगना लगेगा। सी प्लस प्लस ना इनहेरिटेंस मोड, ये देखो, अगर मैं ऑल ओवरऑल बात करूँ तो एग्जाम्स में पूछता है डिफरेंस बिटवीन। तो देखो मेरे पास तो 18 पॉइंट मैंने दे दिया, आपको 18 देने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड पॉइंट्स भी दे सकते हो। सी प्लस प्लस देर आर इनहेरिटेंस मोड, जैसे कि सी प्लस प्लस में तुम्हें प्राइवेट मोड मिलता था, पब्लिक और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर्स मिलते थे। जबकि जावा में ना, इन जावा नो सच इनहेरिटेंस मोड एग्जिस्ट, जावा में ऐसा कोई नाटक नहीं है। बेशक जावा में है लेकिन थोड़ा अलग है, और काफ़ी बेहतर है इस मामले में। In C++, parent class function can be overridden as private since Java is strong object oriented। देखो C++ में ना फ्रेंड फंक्शन भी था, याद है तुम्हें। फ्रेंड फंक्शन क्या करता था, प्राइवेट को एक्सेस करने देता था, जो कि गलत बात है, वो ऊप्स के रूल्स को तोड़ रहा है। जबकि जावा में ऐसा नहीं, जावा में फ्रेंड फंक्शन का भी कंसेप्ट हटा दिया गया है। तो इसलिए मैं उसमें और डिटेल में नहीं जाता हूँ, डायरेक्टली हम आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से ना एक प्रोग्राम का डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि जावा में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो देखो फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में अपनी मर्जी का कुछ भी नाम ले लो, मैं डेमो नाम ले लेता हूँ। एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा डॉट जावा। ठीक है, फिर इसको मैं ओपन करता हूँ। मैं इसको नोटपैड में ओपन करूंगा, यानी हम हमेशा नोटपैड में ही काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये खुल गया। बाकी की सारी फाइल्स को मैं बंद कर देता हूँ। मेरा इस वक्त विंडो 11 है, हो सकता है तुम विंडो 10 पे काम करो। ठीक है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, प्रोग्राम लिखता हूँ। तो चलो इसको मैं फुल स्क्रीन नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक क्लास डेमो डॉट जावा, सॉरी डॉट जावा नहीं है, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है,
वेलकम टू जावा। अब इसको सेव करते हैं और इसे कंपाइल करते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। पहले यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे डेमो डॉट जावा बना हुआ है, ठीक है। अब मैं पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसे कंपाइल करता हूँ। सबसे पहले तो ऊपर का पूरा अपन रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं इसे कंपाइल करूँगा जावा सी, हमारी फाइल का नाम है डेमो डॉट जावा। जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे एक नई फाइल तैयार होगी, एक डॉट क्लास फाइल तैयार हो गई। अब मैं इसे रन करता हूँ, जावा, ठीक है, डेमो। तो वेलकम टू जावा डियर लिखकर आ गया, ठीक है। अब एक एक चीज़ को विस्तार से समझते हुए चलते हैं कि एग्जैक्टली ये सारी चीज़ है क्या। देखो, मान लेते हैं, पहला मैं एक और डेमो दिखा देता हूँ। क्या हो अगर मैं इसे पब्लिक ना दूँ तो? अगर मैं इसे पब्लिक नहीं देता तो क्या मुझे एरर आता? डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो पहले कंपाइल करता हूँ, देखते क्या होता है। तो कोई एरर नहीं आया, रन करता हूँ तो रन, यानी कि कोई इशू नहीं होता, यानी पब्लिक देना कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तुमने फाइल का नाम रखा है डेमो, यहाँ पे मैंने रखा है सेम नाम। अगर मैं इसको स्मॉल डी दे दूँ और सेव करूँ, लेट मी सेव, और फिर कंपाइल करके देखो क्या होता है। तो अगेन जैसे ही इसको मैं रन कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने उसे कंपाइल किया तो कंपाइलेशन में इशू नहीं हुआ, लेकिन रन के टाइम पे कुड नॉट फाइंड और लोड द मेन क्लास ऑफ डेमो, उसको वो वाली क्लास मिल नहीं रही। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि भाई देखो, जिसके अंदर भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रहेगा ना, ठीक है, वही तुम्हारी मेन क्लास रहेगी। मेन स्टार्ट पॉइंट वही रहेगी और उसका नाम और तुम्हारी फाइल का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। उसका नाम, तुम्हारी फाइल का नाम सेव होना चाहिए। एक बार फिर से मैं इसको डिलीट मारता हूँ और फिर से इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ कि क्या होता है जब मैं कंपाइल करता हूँ तो क्या हो रहा है। तो अब देखो, ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि जब मैंने इसे कंपाइल किया तो तुमने नोटिस किया इस बार वो स्मॉल डी वाला एक क्लास बना, है ना। रीजन क्या है? क्योंकि भाई कंपाइल करने के बाद उसने इसी का अब वो बनाने का ट्राई किया, समझ रहे हो क्या। इसको उसने कंपाइल किया और इस क्लास की फाइल तैयार हुई। और तुम रन किसको कर रहे हो? डेमो डॉट वाले को कर रहे हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम दे रहा है वो। और अच्छे से समझाता हूँ, देखो क्या होगा मालूम क्या, अगर तुमने इसको कुछ और नाम दिया एक्स वाई जेड, ठीक है, सेव करो इसको। अब एक काम करो, इसको फिर से कंपाइल करो। तब तुम देखना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एक्स वाई जेड डॉट क्लास तैयार होगी। तो अब तुम्हें इसे रन करना पड़ेगा। इसे रन करना है तो जावा एक्स वाई जेड वेलकम टू जावा डे, तो वो रन होती है। तो इसलिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि जो आपकी मेन क्लास है उसका नाम और आपके फाइल का नाम सेम ही रखने का, ठीक है। ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है जो फेस करने के लिए आते हैं। एक और चीज़, हमेशा क्लास का नाम, ये आइडेंटिफायर के रूल्स है, ठीक है, कैपिटल ही होना चाहिए, शुरुआती अल्फ़ाबेट, बाकी स्मॉल। इससे एरर नहीं आएगा, लेकिन कैसा है कि ये स्टैंडर्ड है, इससे डेवलपर्स को समझ में आता है। उसके अलावा यहाँ पर ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का क्या मतलब है? तो देखो, मेन तो तुम्हारा मेन फंक्शन है, मेन शब्द से ही पता चलता है। वॉइड का मतलब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, वॉइड का मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है। स्टैटिक का मतलब यानी कि इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आपका जो जावा सी कंपाइलर है, उसे कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं। यानी किसी के भी आगे अगर स्टैटिक लिख दिया जाए तो उसे कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे पता चलता है आने वाले हर चीज़ में तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कुछ भी कॉल करने के लिए। पब्लिक का मतलब ये सार्वजनिक है, इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर आपने क्या हो, अगर आपने इसको पब्लिक की जगह प्राइवेट दे दिया, ठीक है, तो चलो देते हैं और सेव करते हैं, ठीक है, सेव किया। बाकी की फाइल्स को मैं यहाँ से डिलीट मार देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब इसको मैं फिर से कंपाइल करता हूँ तो तुम देख सकते हो यहाँ पे डॉट क्लास फाइल आ गई है। मैं फिर इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या एरर आ गया, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास डेमो, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। बिकॉज आपने प्राइवेट दे दिया तो उसको अब अधिकार ही नहीं है एक्सेस करने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे पब्लिक कर देते हैं। याद रखना स्मॉल में ही लिखना है सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो, अब इसको पहले सेव करते हैं, फिर इसको यहाँ पे एक बार फिर से रन करते हैं, जावा सी डेमो डॉट जावा, ठीक है, फिर जावा डेमो, ठीक है। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर से मैं एक काम करता हूँ, इस बार स्टैटिक हटा के देखता हूँ तो क्या होता है, खुद देख लेना। यानी कि अगर तुम कुछ भी छेड़ोगे तो प्रॉब्लम होगा, और वो क्या होगा वो समझ के चल रहा है।
फिर से प्रॉब्लम आ गया मेन मेथड नॉट फाउंड। याद रखो, इससे पता चलता है कि मेन मेथड की फिक्स्ड सिग्नेचर है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अच्छा, एक और चीज यहीं पे हम डेमो करके देख लेते हैं, क्या होगा अगर मैंने पब्लिक वॉइड स्टैटिक लिखा तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा अगर ऑर्डर चेंज करूंगा तो। सो लेट्स चेक कि क्या वाकई में ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ता है। तो जैसे ही मैंने ऑर्डर चेंज किया, एरर आ गया। चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ भी समझ गए हम। ठीक है, एक और चीज़ चेंज करके देखते हैं, काम करते हैं इसको यहाँ लिखने के बजाय स्टैटिक पब्लिक वॉइड में लिख के देखते हैं। ठीक है, और सेव करते हैं। ठीक है, फिर इसको एक बार कंपाइल करते हैं। तो इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी आप पब्लिक और स्टैटिक को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर सकते हो, उसके बाद वाली चीज़ को शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल, क्या आखिर एक क्वेश्चन पूछता है वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म का यहाँ पर मतलब नाला सुपारा मीरा रोड नहीं है, इसका मतलब लाइनक्स विंडोज। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। देखो, जब तुम जावा के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको एक बार बनाया और फिर कहीं पे भी रन कर सकते हो। आखिर क्यों? तो सबसे पहले मैं इस क्लास फाइल को डिलीट करता हूँ वापस से। अब मैं फिर से यहाँ पर कंपाइल करता हूँ। देखो, जैसे ही मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो एक डॉट क्लास फाइल तैयार होती है। ठीक है, उसने क्या किया, आपकी जो जावा फाइल थी उसके अंदर जो भी कोड लिखा था उसने उसको बाइट कोड में कन्वर्ट किया। इसको अगर मैं ओपन करूँ, ठीक है, तो तुम देख सकते हो नोटपैड में मैंने ओपन किया तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये बाइट कोड है। ठीक है, अब बाइट कोड जो होता है आपके कंप्यूटर में, जैसे इस वक्त मेरे कंप्यूटर में जेडीके इंस्टॉल है। ठीक है, जेडीके की जरूरत नहीं है, जेआरई की जरूरत है, आप जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट को ये चाहिए रहता है। अब आपको क्या करना है, आपको जहां पर भी आपकी फाइल रन करवानी है, कंपाइल नहीं करवानी, रन करवानी है, आप चुपचाप से बस ये डॉट क्लास फाइल दे दो किसी भी कंप्यूटर में और डायरेक्टली रन करो, रन हो जाएगा अगर उसके अंदर जेआरई पहले से इंस्टॉल्ड है तो। ठीक है, जेआरई मतलब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ज़्यादातर लोग अपने कंप्यूटर में करते ही करते हैं, और नहीं करेंगे तो वो चलेगा ही नहीं। तो जावा से रिलेटेड अगर एप्लीकेशन रन करवानी है तो जेआरई तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। ठीक है, और यही कारण से ये बन जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यानी कि अगर हम इसका वो ले लेवे, एक वर्चुअल यानी इसकी वर्चुअल मशीन ले ले तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तुमको पता चल गया होगा कि वाई इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, हमने बेसिक जान लिया। फिर डेटा टाइप, अगेन जावा में उतने ही डेटा टाइप्स है जितने तुम्हारे उसमें थे। तो देखो ये रहा डेटा टाइप्स। ठीक है, तो भाई जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर वही तुम्हारा इंटीग्रल, इंटीग्रल के अंदर आता है बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग। तुम्हें एक ही चीज याद रखने की जरूरत है कि बाइट 1 बाइट का, याद रखना बाइट नया है, सी प्लस प्लस में नहीं था ये। तो बाइट आ गया, शॉर्ट इंट का छोटा भाई, लॉन्ग इंट का बड़ा भाई। ये सब नॉन डेसिमल नंबर स्टोर करने देते हैं, यानी कि वो नंबर जिनमें डेसिमल नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास फ्लोटिंग में फ्लोट एंड डबल है। फ्लोट 4 बाइट का स्पेस लेता है, डबल 8 बाइट का स्पेस लेता है। जबकि कैरेक्टर यहाँ पे 2 बाइट बोला है, पर कंफर्म कर लेना, हो सकता है 1 बाइट का स्पेस लेवे। देन हमारे पास बुलियन है। बुलियन जो है वो ट्रू और फॉल्स में स्टोर कर सकता है वैल्यू। इतने टाइप के हमारे पास डेटा टाइप है। हमारे पास वैसे रेफरेंस टाइप भी आता है जो कि कोई भी क्लास या इंटरफेस होता है। लेकिन अगर एग्जाम में डेटा टाइप पूछा तो प्रिमिटिव के अंदर इतने हो गए और रेफरेंस के अंदर ये होता है। ये सी प्लस प्लस की तरह नहीं जहाँ पे तुम्हें पॉइंटर ये सब का भी बनाना पड़े, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जावा का जो सबसे, देखो आगे चल के हर एक लैंग्वेज में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो कन्वर्जन ही होता है। यानी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के साथ कन्वर्ट करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ जावा। याद रखना, तुम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो दो तरीके से। एक है इम्प्लिसिट कास्टिंग, दूसरा है एक्सप्लिसिट कास्टिंग, जो हम डायरेक्टली डेमो करके ही देख लेंगे। यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स में अवेलेबल है पूरा। ओके, पहले नेम कन्वेंशन और लीगल आइडेंटिफायर। नेम कन्वेंशन के बारे में भी अगर मैं बता दूं, तो जैसा मैंने बताया है कि पहले से कोई प्री डिफाइंड शब्द नहीं होना चाहिए। आप क्लास, वेरिएबल या इंटरफेस या मेथड का नाम, पहले से कोई इनबिल्ट चीज़ नहीं होनी चाहिए। लाइक आप इंट फंक्शन का नाम नहीं दे सकते, मेन ऑलरेडी रिजर्व्ड है। ठीक है, आपको खुद का ही देना पड़ेगा। और आइडेंटिफायर के रूल्स ये बोलते हैं कि हमेशा, जैसे कि देखो अगर वेरिएबल है तो शुरुआती अल्फ़ाबेट स्मॉल रहेगा। जैसे कि बटन विड, तो बटन का बी स्मॉल है, विड का डब्ल्यू कैपिटल है। स्पेस इज नॉट अलाउड, तो स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है। स्पेशल सिंबल भी अलाउड नहीं है। बीच शुरुआत में नंबर अलाउड नहीं है, बीच में अलाउड है। ठीक है, अगर कांस्टेंट वेरिएबल है तो आपको सारे अल्फ़ाबेट उसके कैपिटल लिखने होंगे। वेरिएबल और मेथड के लिए हाँ अंडरस्कोर अलाउड है।
और वेरिएबल और मेथड के केस में सेम ही रूल्स हैं, तुम देख सकते हो गेट बैलेंस जैसे वेरिएबल को डिफाइन किया बिल्कुल वैसा ही है। पर क्लास के रूल बड़े स्ट्रिक्ट है, वहां पे आपको शुरुआत में कैपिटल देना है। इससे याद रखना ये रूल फॉलो करने से एरर नहीं आएगा, लेकिन अच्छी हैबिट नहीं है, आपको समझने में दिक्कत होगी। भाई सिंपल है, जावा ने के अंदर खुद ऑलरेडी उसके पास इनबिल्ट फंक्शन बहुत सारे हैं। तो अगर तुम ये रूल फॉलो करोगे तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ इनबिल्ट फंक्शन है ये, या इनबिल्ट वेरिएबल है क्या है, कांस्टेंट है कि क्या है। ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं, इसमें यहाँ पर चलो एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर कुछ कन्वर्जन के एग्जांपल दिए हुए हैं। तो जैसे कि कन्वर्जन का यहाँ पर क्या एग्जांपल दिया है, जैसे कि वाइडनिंग कन्वर्जन। ठीक है, हमारे यहाँ पे कोई डायग्राम तो है नहीं। जैसे कि यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू 4 बोला है, लॉन्ग का साइज बड़ा है इंट से। तो अगर तुम इंट के वेरिएबल को लॉन्ग से असाइन करोगे, सॉरी वाइस वर्सा, तो जाहिर सी बात है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर विदाउट एनी, यानी कि यहाँ पे इम्प्लिसिट कास्टिंग हो रही है, तुम्हें खुद कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली उसका डेटा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। इनकम्पैटिबल टाइप क्या होगा, जैसे देखो बाइट अलग चीज होती है। बाइट मतलब क्या होता है, बाइनरी नंबर स्टोर करेगा वो, जबकि शॉर्ट क्या करता है, वो तो एक नॉन डेसिमल नंबर स्टोर करता है। और तुम बाइट की वैल्यू डाल रहे हो शॉर्ट में, तो ये बोलते हैं ना वैलिड एज अ शॉर्ट इन वाइडर। अब बाइट की बात करें, जैसे बाइट को तुम कैर में करो तो ये इनवैलिड हो गया, बाइट को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना नॉट पॉसिबल। तो ऐसे टाइम पे आपको एक्सप्लिसिट करना पड़ेगा, पता है ना। जैसे शॉर्ट है, शॉर्ट को तुम चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, बस का वैल्यू आ जाती है। ठीक है। तो ये था हमारा डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद थोड़ा सा और बेसिक कंसेप्ट है, जैसे जे आर ई जे डी के। तो जे आर ई जे डी के बारे में भी बात कर लेते हैं। अभी हमने थोड़ी देर में बात किया कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था, तो क्यों। तो इसके पीछे कारण है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। इसकी वजह से ही एक्चुअली जावा की दिल ही यही है, उन लोग ने ये कंसेप्ट ही इस तरह से बनाया था जिसकी वजह से उन लोग ने बाजी मार ली। सबसे पहला कंसेप्ट उन लोग ने ही बनाया था, तुम बोल सकते हो। ठीक है। तो जेवीएम क्या करता है, ये जेआरई के अंदर छुपा हुआ होता है। जेवीएम का ही काम होता है क्लास, जो बाइट कोड को रन करवाना, कन्वर्ट कराना मशीन की लैंग्वेज में, और आउटपुट दिला देना। तो इन जावा वर्चुअल मशीन प्रोवाइड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोड बाय एब्स्ट्रैक्टिंग द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सीपीयू आर्किटेक्चर। और ये पूरा ख्याल रखता है, जैसे कि अगर मान लो तुम कल, जैसे आज मेरे पास राइजन है, तुम इंटेल में डालोगे तो वहाँ पे ये सारे ख्याल ये खुद रख लेगा। ये इसकी एक सबसे बड़ी एडवांटेज है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर भी है, तो इसके बारे में शॉर्ट में देख लेता हूँ। सन के जो जीआरई, पहले सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने इसको हायर किया था, मतलब सन माइक्रो सिस्टम का ही हुआ करता था, अब ओरेकल का है। ठीक है। ये इन्होंने ये वाले मतलब कंसेप्ट के साथ आया फॉर बोथ विंडोज एंड सोलारिस। उस टाइम पे सोलारिस चल रहा था। द विंडोज वर्जन इज प्रोवाइडेड बाय सिमेंटिक, बट ऑल्टरनेटिव वर्जन इज अवेलेबल फॉर इन प्राइस। जस्ट इन टाइम कंपाइलर स्पीड परफॉर्मेंस बाय है, क्योंकि जावा बहुत फास्ट रन करता है। अगर तुम नोटिस करो, तो मेरा तो राइजन है, पर थोड़ी देर पहले मैंने तुमको उस वाले कंप्यूटर में रन करवाया था जो कि डुअल कोर था। आज से 12 साल पुराना कंप्यूटर। ठीक है, 2009 का कंप्यूटर था, सोचो। तो जरा 12 से नहीं हो तो उससे भी ज्यादा पुराना हो गया, राइट ना। खैर, तो तुम देख सकते हो उसमें भी रन कर रहा है वो कितनी स्मूथली, तुमने नोटिस किया स्पीड का कोई फर्क नहीं है। तो कारण क्या है, ये जेट जस्ट इन टाइम कंपाइलर ये स्पीड बूस्ट करने का काम करता है। बहुत चालाकी से बनाया गया था। फिर जावा में इनपुट कैसे लेते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करते हैं इसको। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे इनपुट कैसे लेते हैं। तो चलो फिर से मैं वापस जाता हूँ मेरे फोल्डर पे। ठीक है। अब हम बेसिक काम शुरू करते हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ नोटपैड में। हम्म, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनपुट करवाते हैं जावा में। तो जावा में इनपुट कैसे करवाते हैं भाई, इनपुट करवाने के लिए, ठीक है, ये वाला आपको पहले से पता होना चाहिए कि जावा में इनपुट के लिए स्कैनर क्लास होती है। बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पर मैंने एक फाइल पहले से बना के ही रखी थी। ठीक है। तो ये वाला आपको लोड करना पड़ेगा, ऊपर वाला करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट होता है। नहीं भी करोगे तो जावा खुद डाल देता है अपनी तरफ से, जावा डॉट लैंग। असल में सारी चीजें इंपोर्ट हो रही है, मतलब तुम्हें ये फीचर मिलेंगे कैसे। तो पहले से लाइब्रेरीज बनी बनाई रखी हुई है, जब तुमने जेडीके इंस्टॉल किया था ये लाइब्रेरीज भी आ गई थी तुम्हारे इसमें। तुम्हें बस ये शब्द लिख देना है, इम्पोर्ट जावा डॉट util, तो ऑटोमेटिकली नाउ यू कैन यूज दिस क्लास। नहीं समझा तो चलो अभी का अभी मैं डेमो करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि बेटर समझे। इसको हम यहाँ पे रन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, बाकी को बंद कर देते हैं।
तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर बोलता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर योर एज। ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे बोलूँगा एंटर योर एज, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर स्कैन, यहाँ पर देखो, यहाँ पे पहले इतना ही पहले रन करके दिखा देता हूँ। कंपाइल किया, ठीक है, तो एंटर योर एज लिख कर आ गई। अब हमें एज डालनी है, फिर उसके बाद वो खुद एज बताएगा। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कुछ इस तरीके से कि भाई स्कैनर क्लास ले लेते हैं। यहाँ पे देखो मैं क्लास ले रहा हूँ और ऑब्जेक्ट भी बना रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट कैसे, अब चूंकि स्कैनर की इनबिल्ट क्लास है, ठीक है। शुरू शुरू में लगता है कि यार कितनी हमालगिरी, बिकॉज सी प्लस प्लस में तो सादा सा सीन था, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। तो बस मैं एक ही जिसका जवाब दूंगा कि थोड़ा सब्र रखो, ठीक है, आगे चल के इसका भी शॉर्टकट तुमको देखने को मिलेगा। अब अगर मान लो मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ, याद रखना अगेन यहाँ पे स्ट्रिंग एक क्लास है, ठीक है। आई थिंक हमें स्ट्रिंग लेने के बजाय इंट ले लेना चाहिए, इंट एज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एज इज इक्वल टू एस सी, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर, ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर लिखा। इसके अंदर एक फंक्शन है नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखो ये थोड़ा एडवांस हो गया, पता है क्यों? जावा में एडवांस फीचर इसलिए है क्योंकि देखो अब तुम ना इनपुट के टाइम पे नंबर ही दे सकते हो, कुछ और दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा या एरर दे देगा, ठीक है। फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन योर एज इज, कॉमा नहीं चलता, प्लस लगाना पड़ेगा। एज क्या है, एज डाल दो, ठीक है, और सेमी कॉलन। इसको सेव करो। अब जब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो देखना मुझे एक एरर मिलेगा, क्योंकि स्कैनर के बारे में मैंने कुछ भी, जैसे कि सी प्लस प्लस में हैश इंक्लूड होता था, तो यहाँ पे भी वैसा ही कंसेप्ट है। उसको स्कैनर नहीं समझ में आ रहा है, वो बोल रहा है कि सिम्बॉल ही मुझे समझ में नहीं आया क्या है। तो चलो इसको मैं ये बता देता हूँ, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है। यूटिल था या यूटिल्स, वो भी हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा अगर एरर आएगा तो। नहीं, यही था, ठीक है। मैं इसको अब रन करता हूँ, तो देखो इंटर योर एज, मैं एज डालता हूँ लेट्स से 34, ठीक है। फिर रन करता हूँ, योर एज इज 34, समझ में आया? दिस इज हाउ यू टेक इनपुट, ठीक है। अब कल को अगर कोई बोलेगा ना कि मेरे लिए दो नंबर को यूजर चलो और ऐड करके दिखाओ, ठीक है, तो इस तरह से करते, समझ में आया? शुरू शुरू में लगेगा कि भाई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इस बहुत सारे और बेहतर ऑल्टरनेट है जो नेक्स्ट सेशन में मैं बता दूंगा तुम्हें। लेकिन थोड़ा सा तुमको इस पे थोड़ा झेलना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर इतना फ्रेंडलीनेस दे देंगे ना तो आलसी हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि पब्लिक डिमांड पर, ठीक है, तुम चाहते हो कि दो नंबर को एडिशन करने का प्रोग्राम कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने लगने वाले हैं, तो बेसिकली लगता है सुनने में दो, लेकिन असल में तीन लगेंगे। लेट से ए बी सी, ठीक है। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, अगर तुम चाहो तो इस तरह से बोल सकते हो। और लिखने का देखो सही तरीका ऐसा है, पहले स्कैनर क्लास हमेशा शुरुआत में ही बना के रख देने का, ठीक है। फिर नीचे जाते हैं, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, एंटर ए, ठीक है। अच्छा, प्रिंट और प्रिंट एल भी दो अलग अलग, प्रिंट एल बोलोगे तो कर्सर नीचे भाग जाता है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको और बेहतर करता हूँ, ए इज इक्वल टू, ठीक है, और प्रिंट एल की जगह हम सिर्फ प्रिंट यूज करते हैं। फिर उसके बाद में जाता हूँ एस सी, ये लेट से ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। फिर उसके बाद सेम चीज़ दोहराऊंगा मैं इसके साथ, ठीक है, यहाँ पे बी बी, ठीक है। अब मुझे इनका एडिशन करना है, तो गलती से भी उसको एसओपी यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मत करना। उसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि भाई ये एसओपी जो है ये अभी काम कर रहा है, ये आगे जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो कोई भी एसओपी यूज़ नहीं करता है वहाँ पर, समझ रहे हो? ये तो अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए, और कुछ नहीं, लर्निंग पर्पज़ बोल सकते हैं उसको। आगे तो हमें विजुअल की ज़रूरत पड़ती है ना? तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, सेमी कॉलम। अब एडिशन इज, या सी इज इक्वल टू, ऐसा लिख दो, सी इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर इस प्लस का क्या मतलब है?
प्लस का मतलब कॉन्कैटिनेशन, यानी कि जोड़ो ये दो चीज को, एक स्ट्रिंग को और मेरे जो भी पर्टिकुलर वेरिएबल है उसके अंदर के कंटेंट को जोड़ दो। ये मतलब बताइए, एडिशन कभी नहीं करता है यहाँ पर। याद रखना, हर प्रोग्राम की हर लैंग्वेज की तरह यहाँ पर भी ओवरलोडेड ऑपरेटर है। अब मैं इसको रन करता हूँ और तुमको डेमो दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा ये वाइप आउट करो। अब इसको कंपाइल करो और फिर रन करो। ए की वैल्यू ले लेते हैं 20, बी की वैल्यू लेते हैं 40, तो आंसर आना चाहिए 60। ठीक है। अगर तुमको सेम चीज दोहरानी होती पॉइंट वाले नंबर के लिए, तो तुम्हें यहाँ पे नेक्स्ट इंट की जगह नेक्स्ट फ्लोट लिखना पड़ता। हाँ, वहाँ पे भी फ्लोट आ जाता, यहाँ पे भी डबल चाहिए था तो डबल। याद रखना, यहाँ पे जैसे मैंने आई कैपिटल रखा है तो तुम्हें एफ का, फ्लोट का एफ कैपिटल, डबल का डी कैपिटल। ठीक है। और अगर स्ट्रिंग लेना है तो इंट लिखो ही मत, सिर्फ नेक्स्ट लिखो। ठीक है। बस सिर्फ नेक्स्ट लिखना है और ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है।